नमस्कार। इस समाचार बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं निखिल सिंह और शुरुआत करेंगे हेडलाइंस के साथ। आज देश भर में मल्टी मॉडल इंफ्रास्ट्रक्चर का तेजी से हो रहा है विकास। प्रधानमंत्री ने आंध्र प्रदेश के कुर्नूल में की 13,430 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं की शुरुआत। कहा, नागरिक केंद्रित विकास है हमारी सरकार का विजन। नए सुधारों के जरिए नागरिकों के जीवन को बना रहे हैं आसान। नक्सल मुक्त भारत अभियान को मिली बड़ी सफलता। पिछले 2 दिनों में छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र में 258 नक्सलियों ने किया सरेंडर। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किया आगाह। कहा, बंदूक चलाने वालों की अब नहीं खैर। बिहार में जारी है सियासी घमासान। सम्राट चौधरी, तेज प्रताप यादव समेत कई प्रत्याशियों ने दाखिल किया नामांकन। भाजपा शासित राज्यों के कई सीएम भी प्रचार अभियान में जुटे। योगी आदित्यनाथ ने भ्रष्टाचार, परिवारवाद को लेकर आरजेडी कांग्रेस पर बोला हमला। गुजरात में मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल को छोड़कर सभी मंत्रियों का इस्तीफा। गांधीनगर में कल नए मंत्रिमंडल का होगा गठन। और पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच जारी झड़पों पर भी भारत का बयान। विदेश मंत्रालय ने कहा, अफगानिस्तान अपनी संप्रभुता, क्षेत्रीय अखंडता और स्वतंत्रता के प्रति पूरी तरह प्रतिबद्ध। पाकिस्तान को बताया आतंकियों का अड्डा। तो सबसे पहले बात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आंध्र प्रदेश दौरे की। पीएम मोदी ने आंध्र प्रदेश दौरे पर लगभग 13,430 करोड़ रुपए की लागत वाली विभिन्न विकास परियोजनाओं का शिलान्यास, उद्घाटन और लोकार्पण किया है। ये परियोजनाएं उद्योग, विद्युत पारेषण, सड़क, रेलवे, रक्षा विनिर्माण और पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस सहित प्रमुख क्षेत्रों से जुड़ी हैं, जो क्षेत्रीय अवसंरचना को बढ़ाने, औद्योगिकरण में तेजी लाने और राज्य में समावेशी सामाजिक आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को दिखाती हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि इन परियोजनाओं से राज्य में कनेक्टिविटी मजबूत होगी और उद्योग को बढ़ावा मिलेगा। आज भी यहां सड़क, बिजली, रेलवे, हाईवे और व्यापार से जुड़े कई प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन और शिलान्यास किया गया है। ये प्रोजेक्ट्स राज्य में कनेक्टिविटी को मजबूत करेंगे, इंडस्ट्री को बढ़ावा देंगे और लोगों के जीवन को आसान बनाएंगे। इन परियोजनाओं से कर्नूल और आसपास के इलाकों को बहुत फायदा मिलेगा। मैं इन परियोजनाओं के लिए राज्य के सभी लोगों को बधाई देता हूं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में नक्सल मुक्त भारत अभियान सफलतापूर्वक आगे बढ़ रहा है। नक्सली लगातार आत्मसमर्पण कर रहे हैं। आज छत्तीसगढ़ में 170 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया कि आज छत्तीसगढ़ में 170 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है। बुधवार को राज्य में 27 नक्सलियों ने हथियार डाल दिए थे। वहीं महाराष्ट्र में भी बुधवार को 61 नक्सली मुख्यधारा में लौट आए। गृह मंत्री ने लिखा कि पिछले 2 दिनों में कुल मिलाकर 258 युद्ध प्रशिक्षित वामपंथी उग्रवादियों ने हिंसा का त्याग किया है। अमित शाह ने भारत के संविधान में विश्वास रखते हुए हिंसा का त्याग करके आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों की सराहना की है। गृह मंत्री ने कहा कि यह इस बात का प्रमाण है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार के नक्सल समस्या को समाप्त करने के अथक प्रयासों के कारण नक्सलवाद अपनी अंतिम सांसें ले रहा है। केंद्रीय गृह मंत्री ने नक्सलियों से नक्सलवाद के रास्ते को छोड़कर हथियार डालने और मुख्य धारा में शामिल होने की अपील की है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि हमारी नीति स्पष्ट है। जो लोग आत्मसमर्पण करना चाहते हैं उनका स्वागत है और जो लोग बंदूक चलाना जारी रखेंगे उन्हें हमारे सुरक्षा बलों के प्रकोप का सामना करना पड़ेगा।
गृह मंत्री ने कहा कि हम 31 मार्च 2026 से पहले नक्सलवाद को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए प्रतिबद्ध हैं। और बात बिहार चुनाव की। बिहार चुनाव के लिए नामांकन का दौर जारी है। इसी कड़ी में उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने मुंगेर के तारापुर विधानसभा क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी के रूप में अपना नामांकन दाखिल किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि वे एक विधायक के रूप में तारापुर क्षेत्र की जनता के अधूरे सपने को पूरा करेंगे। यहाँ पर पहले से कमल और तिल खिलते रहा और यहाँ पर शुरुआती दौर से यहाँ मसाल का लौ भी जला है। इसलिए एनडीए यहाँ मजबूती के साथ कमल हो, तीर हो, हेलीकॉप्टर हो, सिलेंडर हो, सारे पांचों दल के उम्मीदवार जाओ, वही हमारा कमल है। पूरे बिहार में एक आदमी मिलेगा जिसने ये कहा कि मेरा वोट कट गया हो। ये लोग एक आदमी नहीं खोज पाया। ये लोग घुसपैठियों को बचाना चाहते हैं। इसलिए बिहार की जनता जानती है कि ये महागठबंधन के लोग सिर्फ अटकाना और भटकाना जानते हैं। लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे और जनशक्ति जनता दल के चीफ तेज प्रताप यादव ने आज अपना नामांकन दाखिल किया। इस दौरान वो अपने माता पिता नहीं बल्कि अपनी दादी मरिचिया देवी की तस्वीर लेकर पहुंचे। उन्होंने कहा कि ये हमारी दादी हैं, ये हमारे साथ हैं। बिहार विधानसभा चुनाव में तेज प्रताप यादव महुआ विधानसभा सीट से ताल ठोक रहे हैं। तो अपनी दादी की तस्वीर लेकर नामांकन दाखिल करने आए तेज प्रताप यादव। और पूर्व केंद्रीय मंत्री उपेंद्र कुशवाहा के नेतृत्व वाली राष्ट्रीय लोक मोर्चा ने अपने 2 प्रत्याशियों की दूसरी सूची जारी की है। दूसरी सूची में पार्टी ने सीतामढ़ी के बाजपट्टी विधानसभा में रामेश्वर प्रसाद महतो और मुजफ्फरपुर के पारू विधानसभा क्षेत्र से मदन चौधरी को विधानसभा का टिकट दिया है। केंद्रीय सूचना और प्रसारण और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जयपुर के सिविल लाइंस विधानसभा क्षेत्र में आयोजित आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत आयोजित प्रबुद्ध जन सम्मेलन में मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए। सम्मेलन में आत्मनिर्भर भारत संकल्प अभियान के क्रियान्वयन, वोकल फॉर लोकल, हर घर स्वदेशी, घर घर स्वदेशी पर चर्चा हुई। इस दौरान केंद्रीय मंत्री ने कहा कि 2004 में भारत की अर्थव्यवस्था 10वें नंबर पर थी और आज जिस देश ने वर्षों हमें गुलाम बनाकर रखा, उसको पीछे छोड़कर हम आगे बढ़ चुके हैं। 2004 में भारत को अगर आर्थिक शक्ति की गिनती में तोला जाए, 2004 में था 10वें स्थान पे। 2014 में देश ने अंगड़ाई ली, नेतृत्व बदला, एक सशक्त नेतृत्व दिया, एक विजनरी नेतृत्व दिया, परिस्थितियां बदली और जिस देश ने हमको 200-250 वर्ष गुलाम रखा था, उसको पीछे छोड़ के 5वें स्थान पे पहुंचे। लेकिन वहां पे रुकना नहीं है। इस वर्ष हम चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था बनेंगे। और बिहार में नामांकन का दौर जारी है। गुरुवार को बीजेपी उम्मीदवार रामकृपाल यादव ने दानापुर सीट से नामांकन दाखिल किया, जिसमें उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ भी शामिल हुए। रामकृपाल यादव के खिलाफ आरजेडी ने एक बार फिर बाहुबली रीतलाल यादव को मैदान में उतारा है। नामांकन के बाद हमारे संवाददाता कुमार आलोक ने रामकृपाल यादव से विशेष बातचीत की। हमारे साथ पूर्व सांसद रामकृपाल यादव जी हैं, जो इस समय दानापुर विधानसभा से नामांकन करके यहाँ पर आए हैं। सर, विधानसभा का चुनाव आप लड़ रहे हैं, लगातार आप लोकसभा के सदस्य रहे हैं, ये कैसा अनुभव होगा आपके लिए? सर, बहुत अच्छा अनुभव रहेगा। विधानसभा बहुत यहाँ का विस्तारित विधानसभा है। ये आबादी रोज बढ़ रही है, जिससे आबादी भी बढ़ेगी तो समस्या भी बढ़ेगी। तो लोकसभा में मैं था, तो लोकसभा में तो 6 विधानसभा क्षेत्र था, उसमें दानापुर है। तो जितना बन सका मैंने इसकी समस्या को कम किया है और हमेशा लोगों ने अपना आशीर्वाद मुझे दिया है। यहाँ की जनता ने बहुत प्यार दिया है, हमेशा मैं जीतता रहा हूँ। इसलिए मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ अपने जो आदरणीय योगी जी का, जो आज आके उन्होंने अपना आशीर्वाद दिया और लोगों का उत्साहवर्धन करने का काम किया है। पूरा भरोसा है कि जनता मुझे मौका देगी। पिछले 5 साल में कोई काम नहीं हुआ, यहाँ जनता का यहाँ के प्रतिनिधि से दर्शन ही नहीं हुआ। पूर्व विधायक जो आशा सिन्हा है सर, वो कह रहे हैं कि निर्दलीय हम चुनाव लड़ेंगे।
वो पार्टी देखेंगे, बहन है हमारी छोटी। ये थे रामकृपाल यादव जो दानापुर से विधानसभा का चुनाव लड़ रहे हैं और उनके पीछे जो समर्थकों का उत्साही भीड़ है उसको लेकर उनका कहना है कि उनके लिए ये फतह करना यानी इस सीट को फतह करना आसान होगा। कैमरामैन बिना तिवारी के साथ कुमार आलोक, डीडी न्यूज दानापुर। और यहां रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, आप देखते रहिए डीडी न्यूज। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। और देश की राजधानी दिल्ली को भारत की क्रिएटिव कैपिटल बनाने की तैयारियां जोरों पर हैं। इसके लिए दिल्ली सरकार केंद्र सरकार के साथ मिलकर कोशिशें कर रही है। इस कड़ी में आज दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और दिल्ली सरकार के पर्यटन और संस्कृति मंत्री कपिल मिश्रा ने दिल्ली सचिवालय में एक पोस्टर का लोकार्पण किया। जल्द ही राजधानी में दिल्ली पर्यटन और इवेंट इंडस्ट्री के साझा प्रयास से लाइव कंसर्ट किए जाएंगे, जिसमें दुनिया भर के चुने हुए कलाकार अब दिल्ली में अपनी प्रस्तुति देते हुए नजर आएंगे। हमने दिल्ली को लेके जाने की कोशिश की है, वो है क्रिएटिव कैपिटल। दिल्ली में कहीं ना कहीं लोगों का उत्साह बहुत खत्म हो गया था। बड़े बड़े कॉन्सर्ट दिल्ली में आने से घबराते थे और उनको उस तरह की सुविधाएं मिल ही नहीं पाती थी जिस तरह की सुविधाएं किसी बड़े कॉन्सर्ट में, जहां लाखों आपके पार्टिसिपेंट्स हों, लाखों व्यूअर हों, ऐसा माहौल बन ही नहीं पाता था। जब उस दिशा में सरकार ने सोचा और काम करना शुरू किया तो हमने केंद्र सरकार द्वारा संचालित जितने हमारे स्टेडियम्स हैं और दिल्ली सरकार द्वारा भी जितने स्टेडियम्स रन हो रहे हैं, उन सबके सबसे पहले हमने रेट कम किए और फिर वो सारी डेफिशिएंसी, जितनी सुविधाएं हमारे इन ऑडिटोरियम्स में या स्टेडियम्स में कम थी, उन सबको रिवाइव करने के लिए हमने काम किया। और दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज दिल्ली में कालिंदी कुंज क्षेत्र में यमुना नदी की सफाई और झाग नियंत्रण के लिए बरती जा रही तैयारियों का निरीक्षण किया। इस मौके पर उन्होंने यमुना नदी के पानी की गुणवत्ता पर संतोष व्यक्त किया। क्या वर्तमान स्थिति है यमुना की? दिल्ली में इसका जायजा लिया हमारे संवाददाता गिरीश निशाना ने। छठ पूजा को लेकर देश की राजधानी दिल्ली में तैयारियां जोरों पर चल रही हैं और इन तैयारियों का जायजा लेने के लिए खुद दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता लगातार यमुना नदी में जाकर जायजा ले रही हैं। आप यहाँ मेरे पीछे देख सकते हैं, हम भी यमुना नदी के किनारे पर खड़े हैं और यहाँ पे आप देख सकते हैं लगातार जो मशीनें हैं वो यमुना नदी में सफाई का काम कर रही हैं। हालांकि गाद है वो पहले निकाली जा चुकी है। लगातार जो जल कुंभी भी हैं उनको भी पूरी तरह से साफ किया जा रहा है ताकि जो व्रतधारी हैं छठ के अंदर पूजा करने के लिए, भगवान सूर्य को अर्घ्य देने के लिए पहुंचेंगे तो उन्हें किसी तरह की दिक्कत का सामना ना करना पड़े। गुरुवार को दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता कालिंदी कुंज घाट पर पहुंची और उन्होंने वहां पर भी जायजा लिया और उन्होंने बताते हुए ये खुशी जाहिर की कि यमुना जी जो बह रही हैं उसमें ऑक्सीजन लेवल की मात्रा बड़ी है। इसका मतलब ये है कि नदी के अंदर जल जीव जंतु जिंदा रह सकते हैं। आज अमोनिया की मात्रा भी काफ़ी कम है। आज पानी में फास्फेट की मात्रा भी काफ़ी कम है जिसकी वजह से सफ़ेद झाग नहीं बन रहे हैं। आज यमुना पहले से कई गुना ज़्यादा स्वच्छ है, साफ है, सुंदर है और हमने देखा कि कोई झाग जैसी स्थिति वहाँ नहीं है। हजारों टन जल कुंभी जो यमुना जी पे होती है उसको हमने हटाने के लिए काम किया और आज साक्षात मैंने आपको दिखाया कि पानी जो यमुना जी में बह रहा है उसका लेवल, उसमें ऑक्सीजन लेवल कितना अच्छा है। जो जिस यमुना जी में पहले एक छोटा सा जीवाणु भी पनप नहीं पाता था, आज वो पूरी तरीके से ऑक्सीजन से भरपूर है। दिल्ली सरकार के काम का असर अब साफ देखने को मिल रहा है। रोजाना यमुना नदी की स्थिति में सुधार देखने को मिल रहा है। इस बार कह सकते हैं कि छठ पर्व के अंदर व्रतधारी भगवान सूर्य को यमुना नदी के किनारे खड़े होकर अच्छे से अर्घ्य दे पाएंगे। कैमरामैन केशव प्रसाद के साथ गिरीश निशाना, डीडी न्यूज दिल्ली।
और खबर गुजरात से, जहां अचानक एक बड़ा राजनीतिक घटनाक्रम हुआ। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल के नेतृत्व में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में राज्य मंत्रिपरिषद के सभी मंत्रियों ने उनसे इस्तीफा ले लिया गया। मुख्यमंत्री निवास पर हुई बैठक में शामिल पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने कहा कि सभी मंत्रियों ने स्वेच्छा से अपने अपने त्यागपत्र मुख्यमंत्री को सौंप दिए हैं। जानकारी के मुताबिक शुक्रवार को नई मंत्रिपरिषद शपथ लेगी। इस दौरान पार्टी के कई वरिष्ठ नेता भी मौजूद रहेंगे। और महाराष्ट्र के पुणे में पाषाण रेंज में DRDO ने आर्टिलरी प्रदर्शनी का आयोजन किया। इस प्रदर्शनी का केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने निरीक्षण किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पुणे के दौरे पर हैं। इस दौरान रक्षा मंत्री सिम्बायोसिस स्किल्स एंड प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी पुणे के दीक्षांत समारोह में बतौर मुख्य अतिथि उपस्थित हुए। इस दौरान रक्षा मंत्री ने छात्राओं को डिग्रियां प्रदान की और युवाओं से कौशल बढ़ाने पर जोर दिया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए रक्षा मंत्री ने कहा कि अगर आज के युवा सही दिशा में काम करेंगे तो आने वाले समय में भारत को आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि हम दुनिया के सबसे युवा देश हैं। आप सोचिए, इतनी बड़ी यूथ पॉपुलेशन अगर सही दिशा में बढ़े और अगर आपके पास सही स्किल हो तो भारत को आगे बढ़ने से दुनिया की कोई ताकत हमें रोक नहीं सकती। हमारी डेमोग्राफिक डिविडेंड तभी ताकत बनेगी जब हर युवा स्किल्ड और प्रोडक्टिव बनेगा। और रूस के कलमिक्रिया में बुद्ध के पवित्र अवशेषों के दर्शन के लिए लाखों की संख्या में लोग उमड़ रहे हैं। साथ ही वो इस पहल के लिए भारत सरकार और भारत के लोगों के प्रति आभार जता रहे हैं। देखिए रूस के एलिस्टा से हमारी संवाददाता मंजू मीणा की ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। हम खड़े हैं एलिस्टा के अंदर जो गोल्डन टेम्पल है वहाँ पर, जहाँ पर आप मेरे पीछे देख सकते हैं एक बहुत लंबी जो लाइन है, कतार है, वो लगी हुई हैं। और ये कतारें सुबह 5 बजे से लगी हुई हैं, सूर्योदय से भी पहले। लोग यहाँ पर जो बुद्ध के पवित्र अवशेष रखे हुए हैं उनकी एक झलक पाने के लिए बहुत ज़्यादा बेताब हैं। तो हर कोई यहाँ पर आना चाहता है और उसको अनुभव करना चाहता है। और हमारे साथ यहाँ पर बातचीत करने के लिए एक विद्यार्थी हैं जो इंग्लिश जानते हैं और वो बहुत खुशी से हमारे पास में आए कि मैं जो है बोलना चाहता हूँ अपने आपके चैनल के माध्यम से लोगों को बताना चाहता हूँ कि कितने लोग खुश हैं। तो आइए उनसे बातचीत करते हैं। I've been waiting here for like 4, maybe 5 hours. There's a big line from almost the night. People have been gathering to visit there's the word Russian, Moshi of Buddha Shakyamuni. So yeah, people are very excited, and I am too. Though we couldn't get past the gigantic line in the past 3 days, so I hope this is my lucky day. All gathered here with my family, and we're waiting to get in first time. What is the feeling about India here in the people and even in the young generation? Interacting a lot with Rinpoches from India. And I've been translating them for people, for my family, and it's very interesting to know the story. There's one Rinpoche that was trying to teach me some Hindi. It's a little tough, but yeah, I'm getting it. It's the origin of Buddhism, but here it's more like Tibetan Buddhism. Yeah, it's all close. Seeing people to say namaste very popularly, so this is a sign for the gratitude towards India? Namaste, the greeting, right? What significance it holds, right? Yeah. Wait, I'm not really sure. I was just taught the namaste and namaskar is for all people. Namaste is for one person, I heard. I'm very excited. I'm very glad to be here too. Yes, and glad to see you, Indian people, because from the very childhood we have seen a lot of Indian films. They were very popular. There were such queues when there were Indian films. Yes, and nowadays when I see that we're becoming closer with Indian people, I'm glad. Yes, it's very interesting that we have the common belief. Yes, Buddhists. We are Buddhists.
Yes, and our Kalmyk people, young people go to India to study Buddhism. आपने देखा कि किस तरीके से यहाँ पर जो लोग हैं उनमें एक बहुत ज़्यादा उत्साह है, चाहे वो भाषा नहीं जानते हो, लेकिन उनके हाव भाव से आप देख सकते हैं, वो नमस्ते करेंगे, वो झुकेंगे आपके लिए और इंडिया इंडिया कहेंगे। और साथ ही हमने देखा कि यहाँ बहुत सारे लोगों की जो आंखें हैं वो नम हो जाती हैं भारतीयों को देख करके, क्योंकि उनमें बहुत ज़्यादा कृतज्ञता का भाव है। जिस तरीके से बुद्ध के पवित्र अवशेषों को यहाँ लाया गया है, बहुत सारे इमोशंस हमने देखे हैं और उम्मीद करते हैं कि ये जो एक इनिशिएटिव है भारत सरकार की ओर से, ये भारत रूस संबंधों को मजबूत करेगा और साथ ही उन्हें नया आयाम देगा। मैं मंजू मीना, कैमरा पर्सन संजीव शर्मा के साथ एलिस्टा से। तो एलिस्टा से आपने ये विशेष रिपोर्ट देखी और अब बात करेंगे जीएसटी बचत उत्सव की बात करेंगे, लेकिन फिलहाल इस बचत उत्सव की बात हम करें, इसको आगे बढ़ाएं, आपको दिखाएं, उससे पहले रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। कहीं मत जाइएगा, जल्द हाजिर होंगे। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद और अब बात करेंगे जीएसटी बचत उत्सव की। सबसे पहले इस जीएसटी बचत उत्सव में बात करेंगे तमिलनाडु के धर्मपुरी जिले की, जहां के उतैयान कोट्टई गांव के किसान आर प्रवीण नाथ ने केंद्र सरकार द्वारा जीएसटी में की गई कटौती को लेकर उसकी प्रशंसा की है। उन्होंने बताया कि पहले खेती में कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता था, खासकर कृषि उपकरणों को खरीदना बेहद मुश्किल था। अब जीएसटी कम होने से इन उपकरणों को लेना आसान हो गया है, जिससे खेती करने में काफी आसानी हुई है। इस वजह से उन्नत फसलों की पैदावार बेहतर हो रही है और किसानों की आमदनी में भी सुधार हुआ है। Basically, our district is an backward district which mostly depends on agricultural purposes like sericulture and rye and wheat harvesting. We use primitive tools like dig, hoe until now for our farming. It is very hard to produce and work on agricultural fields. So we have to buy agricultural equipments like cutters, tractors for our needs. Recently, our central government has introduced a new policy like decreasing the GST levels for agricultural equipments like cutters and tractors, and we are very happy to see that we can buy more agricultural equipments to increase our productivity. We like to thank the central government for implementing this program and encouraging our farmers to buy more agricultural products and increase their productivity. I would like to thank our central government. और जीएसटी दरों में कटौती के बाद देश भर से प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। व्यापारी वर्ग को भी इस कटौती से सीधा फायदा मिलने वाला है। दमन-दीव में व्यापारी विपिन शाह का मानना है कि कमोडिटी रेट के घटने से लोगों को बड़ी राहत मिलेगी। विशेषकर फिशिंग सेक्टर में स्लैब कटौती इस क्षेत्र के लिए काफी फायदेमंद होगी। जीएसटी रिफॉर्म्स किया गया है, वो पूरे भारतवर्ष के इतिहास में मैं समझता हूँ कि इतना बड़ा जो रेट कमोडिटीज़ का रिड्यूस हुआ है वो पहली बार ऐसा हुआ है। खास करके जो मीडियम क्लास लोग हैं और लोअर क्लास लोग हैं उसको बहुत ही बड़ा बेनिफिट हुआ। एग्जांपल मैं देता हूँ, मिडिल क्लास के लिए काफ़ी एसेंशियल कमोडिटीज़ में 18% में से 5% हो गया है और 28% का स्लैब ही निकाल दिया है, जो कि 18% में और 5% में शामिल किया गया है। हमारे यहाँ पे फिशिंग एक्टिविटीज़ दीव डिस्ट्रिक्ट में बहुत ज़्यादा है, तो फिशिंग एक्टिविटीज़ में एक्वाकल्चर हो या कोई भी फिशरीज एक्टिविटीज़ हो, उसमें काफ़ी चीज़ों में 28 में से 18% हुआ है, 18% में से 5% हुआ है, काफ़ी चीज़ों में 5% से 0% भी हो गया है। और स्वास्थ्य और जीवन बीमा पर लगने वाले जीएसटी को खत्म करने के सरकार के फैसले के बाद उपभोक्ताओं को बड़ी राहत मिल रही है। गुजरात के अहमदाबाद में स्थित कर्णावती क्लब के चेयरमैन चेतन शाह ने बताया कि सरकार के इस फैसले से देश के बुजुर्ग भी बीमा पॉलिसी से जुड़ने का फैसला आसानी से ले पाएंगे।
फार्मा में इंश्योरेंस में जो सीनियर सिटीजन के लिए किया, तो आज प्रीमियम भी इतना बढ़ गया था और उसके ऊपर 18% GST लगता था, तो उसकी वजह से काफ़ी लोग अपना इंश्योरेंस जो पहले 5 लाख का लेते थे तो 7 लाख का अभी ले पाएंगे वही अमाउंट में, तो वो भी एक तो फ़ायदा है। फार्मा में काफ़ी दवाइयों जो एसेंशियल दवाइयाँ है वो भी कम हुआ। अपने वहाँ पे तो कितने लोग ऐसे होते हैं कि डॉक्टर ने अगर 2 डोज लेने का बोला है रोज का तो 1 लेते थे, उसमें भी काफ़ी बदलाव आके लोगों को फर्क पड़ेगा। तो इस समाचार बुलेटिन में बस इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।